नमस्कार, दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। दर्शकों, 3 जनवरी यानी कि कल सोमवार से देश में जो किशोरावस्था के जो बच्चे हैं 15 से 18 साल की उम्र के, उनका जो है वो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। हालांकि पूरे देश में जो है ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर ओमिक्रॉन के नए मामले सामने आए हैं और इसी बीच में ये वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, जिसमें कि जो किशोरावस्था के बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष की उम्र में उनका, और जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं या 60 वर्ष की ज़्यादा की उम्र के जो वरिष्ठ जन हैं, उनको भी बूस्टर डोज जो है वो लगाई जानी है। हालांकि तमाम अभी कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम इसको लेकर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर तमाम तरह की अभी सिर्फ स्टडी चल रही है, लेकिन बच्चों को लेकर किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी है और जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 3 जनवरी से, उस वैक्सीनेशन को लेकर हमें किस तरीके से इस पर सहयोग करना है, किस तरीके से हमें अपने बच्चों का ख्याल रखते हुए, हमें अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हुए वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है और साथ ही ओमिक्रॉन से भी बचाव रखना है। बात करने के लिए हमारे साथ इस समय बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ और गांधी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर राजेश टिक्कैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, अगर हम शुरुआत करें, लगातार कहा जा रहा था कि जो पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक इसकी संभावना थी। बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं आई और शायद इसके पीछे बहुत बड़े जो कारण था वो वैक्सीनेशन था कि बहुत बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन हुआ है। अब कहा जा रहा है कि बच्चों को लेकर बहुत सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को काफी इससे प्रभावित हो सकता है जो कोरोना का जो ये समय चल रहा है। तो किस तरीके से आप देखते हैं जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 15 से 18 वर्ष की आयु के जो किशोर हैं उनके लिए, और क्या सावधानी हमें रखनी चाहिए बच्चों को लेकर? जी, आपका पहला ही सवाल बहुत ही आवश्यक और बहुत ही अच्छा सवाल है कि पहली और दूसरी लहर जो कोविड की लहर आई, उससे पूरा देश और पूरा विश्व एक तरह से स्तब्ध रह गया था और हमने उसके बहुत ही प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट्स देखे। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि वायरस की एक प्रवृत्ति होती है म्यूटेशन होने की, और अभी हम सभी लोग सुन रहे हैं कि पूरे देश में भी और विश्व में पूरी ये ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट डेवलप हो रहा है। तो इससे एक तीसरी लहर की एक आशंका तो बनी रहती है, और वो तीसरी लहर ना आए उसके लिए हमें सभी को सावधानी रखना है। और उसी तारतम्य में या पहले से भी सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लेते जा रहे थे कि बच्चों में भी वैक्सीनेशन चालू हो, और शुरुआती तौर से अभी जैसे हमें सभी पता है कि 15 साल से 18 साल के बीच में हमारे जो किशोर साथी रहेंगे उनका वैक्सीनेशन होगा। और बहुत सी पेरेंट्स में, पालकों में, बच्चों में, क्योंकि ये 15 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं वो जनरली हाई स्कूल वाले होते हैं, 8वीं 9वीं के बाद के स्कूल का क्लास वाले रहते हैं, उनको अपनी आगे की प्रोफेशनल पढ़ाई में भी ध्यान देना रहता है। और बहुत दिनों से ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और अब उनको बाहर भी जाना आवश्यक है। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में उनका कोविड वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि 10 तारीख से चालू होने वाला है। हम जानते हैं 3 तारीख से, आई एम सॉरी, 10 तारीख से तो फ्रंटलाइन वर्कर्स का चालू होने वाला है, 3 तारीख से कल से चालू होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही स्वागत योग्य स्टेप है सरकार का, और सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रही है कि किसी भी प्रकार से हमारे सभी लोग जो है वो सुरक्षित रहे, और वैक्सीनेशन डेफिनेटली उसमें एक बहुत ही बड़ा हथियार है कोविड से जीतने का। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर काफी हम संवेदनशील होते हैं, और चूंकि लगातार ये आशंकाएं आ रही थी कि बच्चों को लेकर आगे जो भी ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं इस वायरस के, तो अभी जो वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है वो 15 से 18 वर्ष की आयु के जो हम कह सकते हैं किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, हालांकि वो एडल्ट के कगार पे होते हैं, उनका शुरू हो रहा है। और आप साथ ही जो फ्रंट लाइन वॉरियर हैं, डॉक्टर्स हैं आप जैसे, और जो लोग फ्रंट लाइन में काम करते हैं, उनको बूस्टर डोज दी जानी है, और 60+ वालों को बूस्टर डोज दी जानी है 10 तारीख से। तो आपको लगता है कि जो कि ये वायरस है, एक तरह की धारणा है कि बच्चों को लेकर काफी संवेदनशीलता है, तो किस तरीके से जो सामान्य सर्दी जुकाम जो होता है, जो कि मौसम ऐसा चल रहा है, और कोई व्यक्ति कब हॉस्पिटल जाना चाहिए अपने बच्चों को लेकर ट्रीटमेंट कराने के लिए, कब उसको दिखाने जाना चाहिए, कब उसको मानना चाहिए कि ये सामान्य सर्दी जुकाम बुखार है, इसको सामान्य जो ट्रीटमेंट वो कराना चाहिए? जी, जैसे कि आपका पहला सवाल है कि बच्चों में ही ये क्या कोविड का अभी तीसरी लहर आएगी और उसमें सीवियरिटी रहेगी, ये बहुत सा सामान्य सवाल है और पिछले 1 साल से ये सवाल सभी के दिमागों में है। तो मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कहीं तीसरी लहर आई या कोविड का फिर इन्फेक्शन हुआ तो सिर्फ बच्चों में होगा। जी, बच्चे नेचुरल प्रकार से, प्राकृतिक तौर पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। जैसे बच्चों का जो रूटीन वैक्सीनेशन होता है, जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और दूसरे वैक्सीनेशन होते हैं,
उसके द्वारा उनको टेक्निकली कुछ सेल इमीडिएट इम्यूनिटी मिली रहती है। जी। दूसरा, बच्चों के शरीर में जो सेल्स होते हैं उसमें जो रिसेप्टर्स, जो कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स को पकड़ने वाला रिसेप्टर्स की कमी होती है। जी। तीसरा, बच्चों में फॉर्चुनेटली कोमॉर्बिडिटीज नहीं होती, जैसे डायबिटीज जनरली नहीं होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और दूसरी प्रकार की जो लाइफ स्टाइल बीमारियां होती है वो वाली नहीं होती है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण बच्चों में सिविरिटी कम, साइंटिफिक तौर पे कम मिलती है। तो ये सारे कारण होते हैं कि बच्चों में इन्फेक्शन होगा भी तो सिविरिटी होने की संभावना कम होती है। ऑल्दो बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है, वो माइल्ड फॉर्म का हो सकता है और बच्चे पूरी तरह से कैरियर हो सकते हैं, मतलब खुद को माइल्ड इन्फेक्शन होगा और वो दूसरों को फैला सकते हैं। घर में जैसे बुजुर्ग भी है, माता पिता है या दूसरे लोग उनको फैला सकते हैं। तो ये 15 साल से 18 साल का जो वैक्सीनेशन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इससे कम्युनिटी इन्फेक्शन और कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने के चांसेस कम होंगे और वैक्सीनेशन के द्वारा डेफिनेटली उनको फायदा मिलेगा। और साधारण सर्दी जुकाम जैसे बच्चों में जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो साधारण सर्दी जुकाम के लक्षण भी हो सकते हैं कोविड के। और ओमिक्रॉन इन्फेक्शन का कोई अलग से सिम्टम नहीं होता, जैसे कोविड का साधारण जो सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं वही हो सकते हैं। और वो लक्षण होते हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, गले में खराश, बॉडी एक, शरीर में दर्द होना, अच्छा नहीं लगना, भूख नहीं लग रही है, पेट में दर्द, लूज मोशन, दस्त होना या उल्टी होना या चिड़चिड़ाहट होना। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको सिर्फ चिड़चिड़ाहट भी हो सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी को भी ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो वो सर्वप्रथम अपने जो भी उपलब्ध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे पूरे मध्य प्रदेश के दर्शक इसको देख रहे हैं, या जो भी सरकारी सुविधाएं या जो भी उनके पास चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध है उनसे सलाह मशवरा करें और डॉक्टर्स सुविधा के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार वहां पर कोविड की जांच की उनकी आवश्यकता लगेगी तो कराएंगे। और जब तक कि ये इन्फेक्शन के बारे में पता न चल जाए तो मेरा सभी से निवेदन है कि वो अभी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंतर्गत, वो भला ही बच्चा हो या बड़ा हो, उनको ये सिम्टम मिल रहा है तो वो तुरंत अपने परिवार से थोड़ा सा अलग रहे। और जैसे हम सभी जानते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है, तो प्रॉपर तरीके से मास्क पहने, लगातार थोड़े थोड़े समय पे हाथ धोए और संभव हो तो दूरी बना के रखें। एक परिवार में, एक घर में भी रह रहे हैं तो दूरी बना के रखें। और संभव हो तो किसी को ये सिम्टम मिल रहे हैं तो वो एक रूम, अलग रूम में रहे। अब जैसे बच्चों का सवाल है तो डेफिनेटली उसके साथ में एक पालक तो रहना आवश्यक है, माता या पिता का रहना आवश्यक है, लेकिन पूरे परिवार के लोग उसमें एक साथ न रहे, जिससे कि कभी कोई भी कोविड नहीं भी हो, किसी भी दूसरे प्रकार का भी इन्फेक्शन हो तो एक दूसरे से इन्फेक्शन ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लगातार करीब 2 साल का समय हो गया है हमें ये कोविड महामारी से जूझते हुए, इससे लड़ते हुए। तमाम तरह की स्टडीज हुई हैं, देश दुनिया में स्टडीज हुई हैं, तो बच्चों के लिए कोई ऐसी स्टडी हुई है, उसका कुछ रिजल्ट ऐसा कुछ आया है आपके अनुसार, या आप लगातार जो कि इससे जुड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी कोई स्टडी हो रही है या लगातार चल रही है अभी स्टडीज? नहीं, स्टडीज बहुत सारी हुई है, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारी स्टडीज हुई है। और हमारे, जैसे मैं गांधी में चिकित्सा महाविद्यालय में, तो हमारे यहाँ भी बहुत स्टडी हुई है। और अभी एक लेटेस्ट ही हमारे जो ग्रुप है, हमारे जो डॉक्टर्स है, जिसमें मैं भी सम्मिलित था, उसमें एक स्टडी एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई है। और उसमें ये पिछली जो सेकेंड जो वेव आई थी, दूसरी लहर आई थी, उससे संबंधित जो मरीज, बच्चे जो भर्ती हुए थे मेडिकल कॉलेजेस में, उनके ऊपर स्टडीज हुई है। और उस स्टडीज के परिणाम यही थे कि बच्चों में माइल्ड प्रकार के इन्फेक्शन हमें नजर आए थे पहली और दूसरी लहर में। और जनरली ऐसे बच्चे इन्फेक्टेड हुए थे जब जिनमें घर में भी लोग पॉजिटिव आए थे जी। अब तो आइसोलेटेड पॉजिटिव नहीं थे और माइल्ड प्रकार का था, अनटिल एंड अनलेस उनमें कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज ना हो, मतलब कोई क्रॉनिक किडनी संबंधी समस्या ना हो, कोई हार्ट संबंधी समस्या ना हो, कोई जन्मजात कोई बीमारी ना हो, तो उनमें सिविरिटी कम मिली थी। और दूसरा जो सूंघने की या टेस्ट की जो सेंसेशन खत्म हो जाता है, जो बड़े लोगों में कॉमनली मिलता है, उस प्रकार के जो लक्षण है वो कम मिले थे, जहां तक स्टडी का सवाल है। और अलग अलग प्रकार की स्टडीज अभी भी चल रही है और उनके परिणाम आ रहे हैं। और कुल मिला के जो परिणाम है वो मैं यही बता रहा हूं कि बच्चों में सिविरिटी कम होती है, लेकिन मैं बार बार ये बता रहे हैं कि बच्चे कारक बन सकते हैं, बच्चे इन्फेक्शन का दूसरों को फैलाने में कारक एक हो सकते हैं। तो हमें सावधानी पूरी तरीके से रखना है, जिससे बड़ों को भी सावधानी रखना है और बच्चों को भी सावधानी, मतलब बहुत ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, लेकिन सावधानी बनाए रखनी है। हालांकि बच्चों में बताया आपने, अभी तक जो स्टडीज हुई है उसमें बच्चों में बहुत ज्यादा सीवियर केसेस नहीं आए हैं, जो कि तमाम आपने बताया कारण क्या है उसके, बच्चों में इम्यूनिटी होती है, बच्चों में तमाम जो लाइफ स्टाइल की बीमारियां नहीं होती हैं, जो कि एक उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम जो है वो करती है। लेकिन हमको सावधानी
बनाए रखनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। डॉक्टर साहब, लगातार एक पर एक वेरिएंट आ रहे हैं कोविड के। ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसका म्यूटेशन कहीं हुआ, अब ये जैसे इंडिया में आया है, तो आपको लगता है कि ये और म्यूटेट हो सकता है, या जो कि तमाम जेनेटिक्स अलग अलग होते हैं, तो इसको लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, वायरस का तो एक प्राकृतिक स्वभाव ही होता है बदलने का, और म्यूटेशन अलग अलग लेवल पर उसका म्यूटेशन होता है। और जो अभी सुनने में आया है कि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन आया है, तो ये तो थोड़ा कहना मुश्किल होगा कि इसका अंत कब होगा, लेकिन ये म्यूटेशन जितने ज्यादा होंगे, और कहीं फॉर्चुनेटली ये कहीं ज्यादा सीवियरिटी वाला नहीं रहता है, तो हो सकता है कि आगे ये बहुत ज्यादा म्यूटेट ना हो। ये थोड़ा सा तो एक शोध का विषय रहेगा, तो ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन वायरस में म्यूटेशन होने की एक प्राकृतिक स्वभाव होता है, और वो म्यूटेशन होता रहता है। ये अब थोड़ा समय ही बता पाएगा कि ये कितना उससे समय के साथ में क्षीण होता है, और मतलब कैसे इसका अंत होगा। डॉक्टर साहब, एक सामान्य भाषा में, आप डॉक्टर एक्सपर्ट हैं, आप एक हमारे दर्शकों को बताइए कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगल, इसमें अंतर क्या होता है? वायरस इतना खतरनाक क्यों होता है? वायरस जो होता है वो बहुत ही सूक्ष्म जीवाणु मान लें आप उसको, और बैक्टीरिया उससे थोड़ा बड़ा होता है, और फंगस एक अलग प्रजाति होती है इन्फेक्शन की। और वायरस में रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, और उसकी सीवियरिटी ज्यादा हो जाती है, कहीं उसका कोई उपाय नहीं मिले और वो खुद से खत्म नहीं हो रहे हैं। तो बैक्टीरिया एक अलग प्रकार का इन्फेक्शन होता है, फंगस एक अलग प्रकार का इन्फेक्शन होता है, सबकी अपनी अपनी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी होती है। और जो अभी हम कोविड इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, एक वायरल इन्फेक्शन है, और इसमें तीव्र प्रवृत्ति होती है कि इन्फेक्शन होने की। अनफॉर्चुनेटली ये पता चला है कि ओमिक्रॉन की जो पिछली दूसरी लहर आई थी, जिसमें डेल्टा वायरस और डेल्टा प्लस वायरस की इन्फेक्शन था, उससे भी ज्यादा प्रवृत्ति है इन्फेक्शन होने की, संक्रमण दर ज्यादा है। और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, जो विदेशों से, यूएस, यूके से हमें खबरें मिल रही है, न्यूज मिल रही है, जो पढ़ रहे हैं कि उनमें बच्चों में भी इन्फेक्शन मिल रहा है। तो जो मैंने पहले बताया, एक पॉजिटिव बात की सीवियरिटी नहीं होती, लेकिन इन्फेक्शन बराबर मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सभी हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमें सावधानी में कमी नहीं रखनी है, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जो 15 साल से 18 साल के बीच में वैक्सीनेशन का अभी जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, उस पर पूरी तरीके से हम सबको मिलकर साथ देना है, और अपने अपने बच्चों को जो इस रेंज में आते हैं उनको वैक्सीनेशन जरूर कराना है। डॉक्टर साहब, एक ये भी है, हमने पढ़ा है कि जो वायरस होता है लाइव और डेड के बीच ही कड़ी होता है, और वो एक तरह से बहुत सारे वायरस ऐसे हैं जो कि अभी सदियों से दबे पड़े हैं, और वो बहुत ज्यादा अभी बाहर नहीं आए हैं, और इस तरह के वायरस जो है वो फैले हैं, जिन्होंने इस तरह का अपना विकार रूप दिखाया है। तो आगे भी हमें सावधान रहना चाहिए सब चीजों से, और अपना जो व्यवहार है उसको जो है कोविड एप्रोप्रिएट जो है वो बनाए रखना चाहिए। अगर हम एक बात करें, ये जो बच्चों के जो एज ग्रुप होता है, उसके हिसाब से हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज सब खुल चुके हैं, और शिक्षण संस्थान जो है वो भी खुल चुके हैं। तो जो बच्चे, एक नवजात शिशु होता है, उसके बाद फिर वो उसकी एक अवस्था होती है, फिर एक अवस्था होती है, तो आपकी मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है, जो आपकी भाषा है, उसमें कौन कौन से एज ग्रुप होते हैं बच्चों के, और उसमें क्या क्या बच्चों की जो पालन पोषण को लेकर, या उनको जो उनकी स्वास्थ्य को लेकर हमको अलर्ट रहने की आवश्यकता है? जैसे जहां तक टर्मिनोलॉजी की बात है, तो नवजात शिशु होता है। नवजात शिशु मीन्स जो जन्म से लेकर 28 दिन के बीच में नवजात शिशु बोलते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी एक पर्टिकुलर शरीर की एक लिमिटेशंस होती है, और वो एक ज्यादा सेंसिटिव एज होती है। उसके बाद इन्फेंट्स बोलते हैं जिसे हम, तो वो 1 साल की एज तक के रहते हैं। टोडलर्स जैसे स्कूल गोइंग एज के पहले होते हैं, और एक स्कूल गोइंग एज वाली एक एज ग्रुप होती है, 4 साल से आप 10 साल मान ले या 15 साल मान ले, और एक किशोरावस्था होती है जो कि 9-10 साल से लेके 17-18 साल के बीच में होता है। और सबके तरीके से हम बात किया जाए, तो शुरू के जो बच्चे होते हैं, जो जन्म से लेके 6 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए हम सावधानी की बात करें तो 6 महीने तक सभी माओं को, बच्चों को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए, नंबर 1, कि हम उनको स्वस्थ कैसे रखें और दूसरी बीमारियों से लड़ने की शक्ति कैसे आए उनमें। तो उनको सबसे पहले तो माँ का दूध, जिसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड कहा जाता है, और माँ का दूध पिलाए, और माँ के दूध के अलावा दूसरी कोई चीज ना दे, होना चाहिए बिल्कुल। ना पानी दे, ना शहद दे, ना घुट्टी दे, ना ऊपर का दूध दे। तो ये एक बहुत बड़ा कवच बनता है। प्रोडक्ट आते हैं मार्केट, वो भी कोई देने का बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सारी जनता को बताना चाहूंगा कि ये कानूनन अपराध की श्रेणी में भी आता है, जो IMS एक्ट के द्वारा आता है। तो 0 मंथ से लेके 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिव माँ का दूध देने से भी बहुत कुछ प्रोटेक्शन होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत जो टीकाकरण होता है,
वो सभी पालकों को लगाना चाहिए अपने बच्चों को। दुर्भाग्यवश ये बीच में देखा गया है कि कोविड के अंतर्गत जो पिछले 2 साल से कोविड चल रहा है, तो थोड़ा सा वैक्सीनेशन का भी ड्रॉप आउट हुआ है। तो मैं सभी पालकों को बोलूंगा कि वैक्सीनेशन बराबर कराएं, क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन तो एक वैक्सीनेशन है। बिल्कुल, ये जो इसके अलावा जो कोविड के वैक्सीनेशन के अलावा जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, जो हमारी सरकारें लगातार ये कर रही हैं, वैक्सीनेशन करा रही हैं, और वो ज्यादा गंभीर बीमारियां हैं। बिल्कुल, वो अलग अलग बहुत अलग अलग प्रकार की गंभीर बीमारियां हैं, तो उनसे वैक्सीनेशन कराना बहुत ही आवश्यक है। हम कहीं बात करें 6 महीने से लेकर आगे के बच्चों के लिए, तो उसमें कुछ नियम जो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि 4 इंपॉर्टेंट नियम हैं जी। सबसे पहला कि न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से हमारा मतलब है संतुलित आहार। संतुलित आहार से हमारा मतलब है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, पानी, ये सारी हो। तो हमारी जनता के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि ये सारी चीज हमें मिलेगी। हमारे भारतीय जो खाना होता है, जो एक साधारण हमारे जो हम अपने मध्य प्रदेश के परिदृश्य में बात करें, तो उस खाने में सारी प्रचुर मात्रा में होता है। तो कहीं वो 2 से 3 बार पूरा खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, और रात को सोने के पहले भी कुछ खिला के माता खिलवाती हैं, तो उनको प्रचुर मात्रा में ये सारे न्यूट्रिशन मिलेगा। पानी ज्यादा से ज्यादा ले, और इसके अलावा समय पर सोए और समय पर उठे। एक डीप नींद, अच्छी नींद भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम हेल्दी कैसे रहें। पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि स्टडीज में भी देखा गया है कि हम जब बहुत प्रकार की नकारात्मक बातें घर में भी करते हैं कि कोविड आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो उसका इंपैक्ट भी हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को भी कम करती है। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि हम थोड़ा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और किसी प्रकार से बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी भी बनाए रखें। डॉक्टर साहब, एक मुझे इससे जुड़ा सवाल है कि जो वैक्सीनेशन है, जो कोविड के अलावा जो दूसरे वैक्सीनेशन जो बच्चों को होते हैं, उस वैक्सीनेशन में जो हम लगवाते हैं सरकारी योजनाओं के तहत, जो मेन तो वहां लग जाते हैं, जो बहुत जरूरी है। क्या और भी कोई दूसरी वैक्सीन होते हैं जो लगवाए जा सकते हैं या लगवाना चाहिए, या कितनी तरह की वैक्सीनेशन होती है जो कि करवाना चाहिए? जैसे कि जो कोविड का वैक्सीनेशन तो है ही, लेकिन बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया चलती है एक उम्र तक। जी, समय के साथ, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। समय के साथ सरकार, हमारी भारतीय सरकारों ने जो अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशन शुरू में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आए हैं जी, तो अभी तो बहुत सारे वैक्सीनेशन हमारे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत ही मिल रहे हैं। स्पेशली हम मध्य प्रदेश में बात करें तो पेंटावलेंट वैक्सीन भी है, उसमें 5 प्रकार की बीमारी कवर कर रहा है। रोटा वायरस वैक्सीन भी है, न्यूमोकोकल वैक्सीन भी है, जो कि पहले ये सब वैक्सीन गवर्नमेंट में या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं था। इसके अलावा भी, क्योंकि सरकार राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो वैक्सीनेशन उनका होता है जिसमें हम अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा हमारे जनता के और बच्चों को कवर कर सके, और जो गंभीर प्रकार की बीमारियां हो उनको कवर करके हमारी जनता को या हमारे बच्चों को बचा सके, तो वो टीके कवर करते हैं। मुझे बताते समय बड़ी खुशी हो रही है कि अभी बहुत से प्रकार के वैक्सीन राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में आ गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन होते हैं जो सरकारी और या राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। जैसे कि आपका सवाल था, जैसे टाइफॉइड का वैक्सीन, चिकन पॉक्स का वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन जो स्वाइन फ्लू भी कवर करता है, हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन, मेनिंजोकोकस का वैक्सीन, और भी थोड़े वैक्सीन होते हैं जो मतलब सरकार के जो अत्यधिक इंपॉर्टेंट टीके हैं उनको कवर करती हैं, और इनको थोड़ा अभी समय के साथ संभवतः ये भी धीरे धीरे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। तो कुल मिलाकर जो आप सिर्फ कोविड के अलावा भी जो रूटीन वैक्सीनेशन है उसको भी ध्यान रखना है, उसको भी करवाना है, क्योंकि कोविड के अलावा जो रूटीन जो दुनिया बहुत सारी बीमारियां हैं जो बच्चों को हो सकती हैं, उसका वैक्सीनेशन जो है वो भी हमको नहीं छोड़ना है, उस पर भी ध्यान देना है, और दोनों ही चीजों पर हमें ध्यान देते हुए अपने बच्चों की जो है वो सुरक्षा जो है वो बनाए रखनी है। उनका जो भविष्य जो है उसको हमें उज्जवल करना है, उनका स्वास्थ्य जो है उसको अच्छे से बनाए रखना है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है ही। हमने भी देखा है कि कहीं ना कहीं एक अपैथी या एक उदासीनता आई बीच में कि जो सब पूरा फोकस जो है कोविड वैक्सीनेशन पे ही हो गया या कोविड को लेकर हो गया, तो जो वैक्सीनेशन था उसमें लोगों ने थोड़ा, जो आंगनबाड़ी में वैक्सीन लगती है, जो स्वास्थ्य केंद्रों में लगती है, वहां पर लोगों को जाना थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अब फिर से वो चीजें शुरू हो रही हैं, फिर से लोग अब मोटिवेट हो रहे हैं वहां जाने के लिए, और उसको फिर से जो तमाम कार्यक्रम जो है वैक्सीनेशन के वो फिर से चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें ओवरऑल जो है आपको क्या लगता है, अभी तक का जो आपका अनुभव है,
कोविड को लेकर या बच्चों के ट्रीटमेंट को लेकर कि आगे आपको क्या दिखता है, या जो स्टडीज को लेकर कि हम किस तरीके से देख सकते हैं कि आगे ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको लेकर देश में क्या किस तरह की सावधानी जो चल रही है, क्या कोई दुष्प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आगे हम जो आम लोग जो हैं, क्योंकि बच्चों के साथ साथ जो आम लोग हैं उनको भी अपने आप को किस तरीके से सेफ रखना है, किस तरीके से अपने आप को बचा के रखना है जी। और एक चीज और, जो गंभीर बीमारी का जो बूस्टर डोज है उसको लगवाने कई लोग वो करते हैं, कोताही बरतते हैं, उनको आप बताएं कि क्यों जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, ये जो वैक्सीनेशन आ भी रहे हैं और अभी तो बहुत सारा वैक्सीनेशन हो चुका है देश में और एक अच्छे खासे नंबर वैक्सीनेशन के हो चुके हैं देश में। तो जो मैं आपके द्वारा ये बताना चाहूंगा कि जो 60 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटीज वाले लोगों को वैक्सीनेशन की बात है या फ्रंट लाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स को वैक्सीनेशन की बात है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली लगाना ही है। हम सबका अनुभव है कि पहले और दूसरे वैक्सीनेशन में कोई किसी प्रकार की सिग्निफिकेंट गंभीर समस्या नहीं हुई है और ये वैक्सीन तो देखा गया है कि बहुत ही सेफ है। और जहां तक कि आप पूछना चाह रहे हैं कि इसका आगे का क्या परिदृश्य होगा, तो मैं इस सवाल को 3 भागों में देखता हूं कि एक तो सरकार या अथॉरिटीज की जो जिम्मेदारियां हैं वो, दूसरा जो हमारी जनता की जिम्मेदारियां या जो एक कर्तव्य है वो, और तीसरा जो वायरस है जिसको अपना काम करना है। बिल्कुल। तो सरकारें अपनी तरफ से, जो अथॉरिटीज है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन की एक है, दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जहां तक हमारी मध्य प्रदेश की बात है तो अभी बहुत सारे बच्चों के हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सुविधाएं की बढ़ोतरी हुई है। हर जिले में कोविड कहीं बच्चों में होता है तो उससे गंभीर प्रकार का भी कोविड होता है तो उसकी भी सुविधाएं उपलब्धता चालू है और लगभग पूरी हो चुकी है। और और कोविड का जो वायरस है वो अपना काम करेगा, हम कितना उस पर कंट्रोल कर पाएंगे वो हमारे ऊपर है। और तीसरी जिम्मेदारी जो हम सबकी है, जो जनता की हमारी है, तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसा रूप देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो जो मुख्य बातें हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाना, मास्क को नाक के नीचे नहीं लगाना। हम लोगों ने भी मास्क पहने हुए थे, अभी प्रोग्राम के दौरान हमने मास्क निकाला हुआ है और हम डॉक्टर साहब दोनों ही डबल डोज जो है ले चुके हैं बिल्कुल। और अभी हम इंतजार में बैठे हुए हैं कि तीसरा डोज आएगा और हम लगा लेंगे उसको। तो को प्रॉपर अप्रोप्रिएट मास्क लगाना, दूरी रखना, जरूरी ना हो तो भीड़ भाड़ में नहीं जाना, और पौष्टिक आहार करना, नींद लेना और नेगेटिव बातों से दूर रखना, और हम सब मिलके इस मुसीबत से पार पालेंगे, ये मेरा विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल। कुल मिला के सरकारें तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझना है। हमें भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको जारी रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। और जो भी पात्र लोग हैं, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, फ्रंटलाइन वॉरियर हों या फिर किशोर हों 15 से 18 वर्ष की आयु तक के, उन सभी को जो है वैक्सीनेशन करवाना है और सभी जो है नियम जो है उनको जो है कोविड के फॉलो करना है। और इसके अलावा एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य जो है वो निभाना है, तभी हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। इस महामारी से जो जंग जारी है उसको हम जीत सकते हैं। कार्यक्रम में आपका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।